नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे भारत में प्रागैतिहासिक संस्कृतियों का सर्वेक्षण का पार्ट 1 में हमने पढ़ा था पूरा पाषाण काल के बारे में, और इस पार्ट में हम पढ़ेंगे मध्य पाषाण काल और उत्तर पाषाण काल के बारे में। भारत में मध्य पाषाण काल के विषय में जो जानकारी मिली है, सबसे पहले 1867 ईस्वी में हुई, जब C.L. कार्लाइन ने विंध्य क्षेत्र से लघु पाषाण उपकरण यानी माइक्रोलिथ्स खोज निकाले थे। इसके बाद देश के विविध भागों से इस प्रकार के पाषाण उपकरण मिले। इस काल के उपकरणों को जब हम देखते हैं तो इनका जो विस्तार देखते हैं तो इस काल का जो मनुष्य है वो अपेक्षाकृत बड़े भूभाग पर निवास करता था, क्योंकि उसके जो उपकरण मिले हैं वो बहुत दूर दूर तक मिले हैं। यह युग पूरा पाषाण और नव पाषाण काल के बीच की अवधि थी, और इसका काल लगभग 10,000 ईसा पूर्व से 6,000 ईसा पूर्व माना जाता है। इस समय की जो जलवायु थी वो उष्ण यानी थोड़ी सी गर्म और शुष्क हो रही थी, और क्योंकि हमने देखा था जो पूरा पाषाण काल था वो आइस एज था, पूरा हिमयुग था, तो इस समय जलवायु थोड़ी सी गर्म और शुष्क हो रही थी। मौसम में परिवर्तन के साथ ही वनस्पति और जीव जंतुओं में भी बदलाव आया। परिणाम स्वरूप मानव सभ्यता का भी तेजी से विकास हुआ। इस काल में मानव ने बहुत छोटे नुकीले पतले औजार बनाए, जिन्हें लघु पाषाण भी कहा जाता है, जैसे इकदार फलक ब्लेड बोलते हैं इन्हें, और वेदनी यानी पॉइंट्स, और अर्धचंद्राकार यानी लूनेट, तथा छिद्रक स्क्रैपर ब्यूरिन, ये इनके प्रमुख औजार थे, पाषाण औजार थे। पाषाण उपकरण जो थे वो चर्ट, चाल्सटिनी और जैस्पर, क्वार्ट्जाइट, फ्लिंट जैसे कीमती पत्थरों के बने होते थे। कुछ जो उपकरण हैं वो त्रिभुज तथा समलम चतुर्भुज के आकार के हैं। आपको पिक्चर में दिख रहा होगा, मैंने ट्राइंगल और लूनेट्स, बैक प्लेट्स आपको इधर पिक्चर के अंदर जो वाइट जो तस्वीर दिख रही है आपको, उसके अंदर बने हुए हैं। इस तरीके से ये मध्य पाषाण काल के औजार थे। भारत में अनेक स्थलों से इस संस्कृति के प्रमाण मिलते हैं। कुछ जो प्रमुख मध्य पाषाण कालीन जो स्थल हैं वो हैं पश्चिम बंगाल का बीरभानपुर, गुजरात का लंगनाच, तमिलनाडु का टेरी समूह, और मध्य प्रदेश का आदमगढ़, राजस्थान का बागोर, और उत्तर प्रदेश का मोरहाना पहाड़, सराय नाहराय और महादाह। राजस्थान का जो सबसे मुख्य मध्य पाषाणकालीन स्थल है वो भीलवाड़ा जिले में बागोर है, जहां 1968 से 1970 ईस्वी में B.N. मिश्र ने उत्खनन कार्य करवाया था। यहाँ से मध्य पाषाणकालीन उपकरणों के अलावा लोह काल के भी उपकरण मिले हैं, तथा बागोर से मानव कंकाल भी मिला है। इसके अलावा गुजरात का लंगनाथ जो है उसका HD संकालिया और B. सुब्बाराव और A.R. कैनेडी जैसे पुराविदों द्वारा इसका उत्खनन कराया गया था। यहाँ से लघु पाषाण उपकरणों के अलावा पशुओं की हड्डियाँ, कब्रिस्तान और कुछ मिट्टी के बर्तन भी प्राप्त हुए हैं। पाषाण उपकरणों में यहाँ से फ्लैक ही अधिक मिले हैं, और यहाँ से 14 मानव कंकाल भी मिले हैं। कहाँ पर? गुजरात के लंगनाज में। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में स्थित आदमगढ़ से लगभग 25,000 लघु पाषाण उपकरण मिले थे, और रायसेन जिले में स्थित भीमबेटका के जो शिलाश्रयों और शिला यानी चट्टान शिलाश्रयों तथा गुफाओं से मध्य पाषाणकालीन उपकरण प्राप्त हुए हैं। यहाँ से मानव अंत्येष्टि के भी प्रमाण मिलते हैं। इन गुफाओं की खोज 1958 ईस्वी में B.S. बाकड़कर ने की थी। ये आपको भीमबेटका की गुफाएं दिख रही हैं, और इसमें आप देखिए पिक्चर्स और जानवरों के पिक्चर्स बने हुए हैं, किस तरह से मानव रहता था गुफाओं के अंदर और अपना खाली समय में ये पिक्चर्स बनाया करता था। बिहार के रांची, पलामू, भागलपुर, राजगीर आदि जिलों से भी छोटे छोटे लघु पाषाण उपकरण मिले हैं। पश्चिम बंगाल के वर्धमान जिले में स्थित वीरभानपुर एक महत्वपूर्ण मध्य पाषाणकालीन पुरास्थल है, जहां 1954 से 1957 ईस्वी तक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की ओर से B.B. लाल ने उत्खनन कार्य करवाया था। यहाँ से लगभग 282 लघु उपकरण मिले हैं, जिनमें ब्लेड, भेदक और ब्यूरिन, चांद्रिक और स्क्रैपर छिद्रक मिले हैं। भारत के ज्ञात सबसे पुराने जो हैं वो 8,395 ईसा पूर्व मध्य पाषाणकालीन स्थल में प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में जो सराय नाहराय और महदाह है, यहाँ मानव निर्मित झोंपड़ियों के अवशेष मिले हैं।
सराय नाहर में 14 शवाधानों के साक्ष्य तथा अंत्येष्टि विधि संस्कार मिलता है, जो कि पश्चिम की ओर किया गया है। जो अंत्येष्टि विधि संस्कार है वो पश्चिम की ओर मिलता है, यहाँ पर ये सराय नाहर राय में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है। 8 यहाँ पे गर्त चूल्हे, गर्त यानी गड्ढा, गर्त चूल्हे के साक्ष्य तथा चर्ट और जैस्पर चास्टिनी पत्थर से बने हुए स्क्रैपर, त्रिभुज ब्लेड, चंद्राकार औजार यहाँ से मिले हैं। महदाह से 5 किलोमीटर उत्तर पश्चिम की ओर दमदमा से 41 मानव शवाधान तथा कुछ गर्त चूल्हे मिले हैं। यहाँ से विभिन्न पशुओं जैसे भेड़, बकरी, गाय, बैल, भैंस, हाथी, गैंडा, चीतल आदि जानवरों की हड्डियाँ यहाँ से प्राप्त हुई हैं। कुछ पक्षियों और मछलियों और कछुए आदि की भी हड्डियाँ यहाँ से मिली है। इससे स्पष्ट है कि इस काल का जो मनुष्य है, मानव है, इन पशुओं का मांसाहार करता था। महदाह से सिल्लोड़े और हथौड़े, इन सब के टुकड़े भी मिले हैं। मध्य पाषाणकालीन संस्कृति में अनेक नए तत्व देखने को मिलते हैं। मध्य पाषाणकालीन मानवों का जीवन जो था वो पूरा पाषाण काल के मनुष्य की अपेक्षा थोड़ा अलग था, कुछ अलग था। यद्यपि अभी भी वे अधिकांशतः जो थे डिपेंड थे शिकार पर। जनसंख्या में वृद्धि और शिकार की सुगमता से मनुष्य अब छोटी छोटी टोलियों में रहने लग गया था और स्थायी निवास की परंपरा यहाँ शुरू हो गई। पशुपालन और कृषि की शुरुआत हुई और मिट्टी के बर्तन भी यहाँ पर बनने लगे थे। बागोर से शवों को सुनियोजित ढंग से दफनाने की विधि का पता चलता है। ये कहाँ से, कई बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा है। बागोर से शवों को सुनियोजित ढंग से दफनाने की विधि का पता चलता है। सराय नाहर राय और महदाह से स्थायी झोपड़ियाँ बनाकर रहने का अंदाज़ा लगा है कि वो अब स्थायी झोपड़ी बनाने लग गए थे। विंध्याचल की गुफाओं और शैलाश्रयों से शिकार, युद्ध और नृत्य के भी चित्र मिले हैं। मध्य प्रदेश का जो भीमबेटका स्थल है वो प्रागैतिहासिक कलाकृतियों की दृष्टि से बहुत अद्भुत है। यहाँ 10 किलोमीटर क्षेत्र में 500 से भी अधिक चित्र शिलाश्रय मिले हैं। इनमें अनेकों पशु पक्षी और मानवों के चित्र मिलते हैं। भोजन पकाने के लिए चूल्हे और मिट्टी के बर्तन भी बनाए जाने लग गए। इस प्रकार इसी युग में पशुपालन तथा आरंभिक कृषि का विकास हुआ तथा स्थायी आवास बनाए जाने लगे। मध्य पाषाण युग भारत में करीबन लगभग 4000 ईसा पूर्व तक बना रहा। उत्तर या नवपाषाण काल, भारत में जो नवपाषाणकालीन सभ्यता का प्रारंभ है वो ईसा पूर्व 6000 के लगभग है। यहाँ नवपाषाणकालीन संस्कृति के जो अवशेष मिले हैं उनके आधार पर इनको 6 भागों में विभाजित किया गया है। उत्तरी भारत, विंध्य क्षेत्र, दक्षिणी भारत, मध्य गंगा घाटी और मध्य पूर्वी क्षेत्र तथा पूर्वोत्तर भारत। इन क्षेत्रों से अनेक नवपाषाणकालीन पुरास्थल मिले हैं। उत्तर भारत की नवपाषाणकालीन संस्कृति के अंतर्गत कश्मीर प्रांत का जो 2 पुरास्थल हैं उसमें 2 स्थल हैं, बुर्जहोम और गुफकराल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बुर्जहोम की जो खोज है वो 1935 ईस्वी में डी टेरा और पीटरसन ने की थी तथा गुफकराल का जो उत्खनन कराया था वो 1981 ईस्वी में A.K. शर्मा ने कराया था। यहाँ के उपकरणों में ट्रैप पत्थर पर बनी हुई कुल्हाड़ी, खुरपी, छैनी, कुदाल, गदाशीर्ष, बेधक मिले हैं और यहाँ पत्थर के अलावा हड्डी के बने हुए उपकरण भी मिले हैं और इनमें जो पॉलिशदार बेधकों की संख्या जो है वो अधिक है। आप देख रहे हैं जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, पूरा पाषाण काल में जो औजार थे वो सुंदर नहीं थे, बेडोल थे। मध्य पाषाण काल में आते आते सुंदर और उनकी साइज़ छोटी होने लगी और उत्तर या नवपाषाण काल में आते आते वो चमकदार भी, पॉलिशदार भी बनने लग गए। यहाँ भेड़, बकरी आदि जानवरों की हड्डियाँ तथा मिट्टी के बर्तन भी खुदाई में मिले हैं और गेहूँ, मटर, मसूर आदि अनाजों के दाने भी मिले हैं। बुर्जों की खुदाई से गर्त गृह यानी गड्ढे वाले घर जो बनाए जाते हैं वो गड्ढों में बनाए जाते थे। जैसा कि आप बुर्जों में मैंने लिखा है, यहाँ पर दिख रहा है आपको पिक्चर के अंदर कि बुर्जों के घर किस तरीके से बने हुए हैं। इस पिक्चर के माध्यम से मैंने बताने की कोशिश की है आपको। यहाँ जो शवाधान मिले हैं उनसे पता चलता है बुर्जों से कि यहाँ मनुष्य के साथ साथ पालतू कुत्ते को भी दफनाने की प्रथा प्रचलित थी। गुफकराल से अन्य उपकरणों के साथ साथ सिलबट्टे तथा हड्डी की बनी हुई सुइयाँ भी मिलती हैं। इससे पता चलता है कि अनाज पीसने तथा वस्त्र सीने की विधि से भी इस काल के लोग परिचित थे।
यहाँ से प्राप्त बर्तनों में घड़े, कटोरे, थाली, तश्तरी आदि का भी उल्लेख मिलता है। इनका निर्माण जो था वो चाक और हाथ दोनों से किया गया है। विंध्य क्षेत्र के प्रमुख नवपाषाण कालीन जो पुरास्थल है वो इलाहाबाद जिले में बेलन नदी के तट पर स्थित कोल्डीवा, महगढ़ा और पंचो है। कोल्डीवा से पाषाण काल के साथ साथ ताम्र तथा लोहकालीन संस्कृति के अवशेष भी हमें मिलते हैं। महगढ़ा तथा पंचो से केवल नवपाषाणकालीन अवशेष ही मिलते हैं। यहाँ प्राप्त उपकरणों में कुल्हाड़ी, हथौड़े, छैनी मिलते हैं। इसके अलावा खुरदरे तथा चमकीले बर्तन भी मिले हैं। मैंने पिक्चर के माध्यम से ये टुकड़े मिले हैं कुछ बर्तनों के, वो बताने की आपको कोशिश की है। बर्तनों में कटोरे, तश्तरी, घड़े आदि हैं और कुछ बर्तनों के ऊपर अलंकरण भी मिलता है। पशुओं में भेड़, बकरी, सुअर और हिरण की हड्डियां मिली हैं। इससे स्पष्ट है कि इन जानवरों को या तो पाला जाता था या शिकार किया जाता होगा। कोल्डीवा के उत्खनन से धान की खेती किए जाने के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं, जो कि ईसा पूर्व 7000 से 6000 के हैं। और अनाज रखने के लिए उपयोगी घड़े तथा मटके भी कोल्डीवा और महगढ़ा से मिलते हैं। मध्य गंगा घाटी का सबसे जो महत्वपूर्ण नवपाषाणकालीन पुरास्थल है वो बिहार के छपरा जिले में स्थित है, चिरांद जगह यहाँ पर है। यहाँ ताम्र पाषाण युगीन संस्कृति के साथ साथ नवपाषाण युगीन संस्कृति के भी अवशेष मिलते हैं। यहाँ के उपकरणों में पॉलिशदार पत्थर की कुल्हाड़ी, सिलबट्टे, हथौड़ी तथा हड्डी और सींग के बने हुए छैनी, वर्मा, बाण और कुदाल, सुई, चूड़ी ये यहाँ पर चिरांद में मिले हैं। घड़े, कटोरे और टोंटे वाले बर्तन, तसले आदि मदभांड भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं। यहाँ पर बांस और बल्ली से बनी झोंपड़ी के साक्ष्य भी मिले हैं तथा धान, मसूर, मूंग, गेहूँ, जौ आदि की खेती के भी साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। इन्हें गाय, बैल, हाथी, बारहसिंगा, हिरण, गैंडा इन सब पशुओं की इनको जानकारी थी। बिहार के सिंहभूम जिले में स्थित बरुडिया और उड़ीसा के मयूरभंज जिले में स्थित कुचाई, बिहार का तो बरुडी है, सिंहभूमि जिले का, और उड़ीसा का मयूरभंज जो जिला है वहाँ का कुचाई में नवपाषाण युगीन स्थल मिले हैं। यहाँ से पॉलिशदार प्रस्तर कुल्हाड़ियाँ मिली हैं तथा बरुडी से सलेटी तथा काले रंग के मृदभांड भी मिले हैं। असम की पहाड़ियों तथा मेघालय की गारो पहाड़ियों से भी नवपाषाण युगीन प्रस्तर उपकरण मिले हैं, प्रस्तर यानी पत्थर उपकरण मिले हैं। इनमें कुल्हाड़ी, हथौड़े, सिल्लोड़े, मूसल ये सब यहाँ पर मिले हैं और ये हाथ तथा चाक दोनों पर तैयार किए गए मिट्टी के बर्तन के टुकड़े भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं। दक्षिण भारत के कर्नाटक, आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु से भी नवपाषाणकालीन स्थल मिले हैं, जहाँ से अनेक उपकरण और मृदभांड प्राप्त हुए हैं। कर्नाटक में स्थित प्रमुख जो पुरास्थल हैं वो मास्की, ब्रह्मगिरी, संगनकल्लू, हल्लूर, कोडिकल, टी नरसीपुर, पिकलीहल और टेक्कलकोट हैं। और आंध्र प्रदेश के पुरास्थल जो हैं ये सब नवपाषाणकालीन स्थल हैं। आंध्र प्रदेश की पुरास्थल जो है वो नागार्जुनीकोंड, उतनूर, फलवाय और सिंगनपल्ली है। और तमिलनाडु का जो प्रमुख पुरास्थल है वो है पेयमपल्ली। ये सभी कृष्णा तथा कावेरी नदियों की घाटियों में बसे हुए हैं और इन स्थानों से पॉलिशदार प्रस्तर, कुल्हाड़ी और काले रंग के मिट्टी के बर्तन और हड्डी के बने हुए कुछ उपकरण यहाँ से प्राप्त होते हैं। इस काल के निवासी जो थे वो कृषि तथा पशुपालन से पूर्णतया परिचित थे। दक्षिण भारत की सभ्यता की जो संभावित जो तिथि है वो ईसा पूर्व 2500 से 1000 के लगभग निर्धारित की जाती है। नवपाषाणकालीन संस्कृति अपनी पूर्वगामी जो संस्कृति है उनकी अपेक्षा ज़्यादा अधिक विकसित थी। इस काल का मानव न केवल खाद्य पदार्थ का उपभोक्ता था वरन वह उसका उत्पादक भी बना। नवपाषाण युग में महत्वपूर्ण आर्थिक परिवर्तन हुए जिन्होंने सामाजिक जीवन को भी प्रभावित किया। अब स्थायी बस्तियों की स्थापना होने लगी। इसके कारण कृषि और पशुपालन का भी विकास हुआ। मिट्टी के बर्तन और अन्य उपयोगी सामान भी तैयार किए गए। फलतः क्या हुआ, शिल्प और व्यवसाय की प्रगति हुई। नए नए व्यवसाय और शिल्पों के उदय ने मानव को अपने उपकरणों को और अधिक परिष्कृत करने पर बाध्य किया। अब पत्थर के हथियार पहले की अपेक्षा अधिक उपयोगी और सुडौल बनाए जाने लगे।
ये ज़्यादा पैने थे और इन पर पॉलिश करके इन्हें चमकदार भी बनाया गया और इनमें हत्था लगाने की भी व्यवस्था थी। इस समय के जो पत्थर के हथियारों में सबसे महत्वपूर्ण थी हत्थेदार कुल्हाड़ी। मैंने आपको पहले पिक्चर में भी बताई है, जिसका प्रयोग कृषि और बढ़ईगिरी दोनों में किया जाता था। पत्थर के ही हंसियानुमा औजार जो थे वो फसल काटने के लिए तथा अनाज पीसने और कूटने के लिए ओखली और मुसल बनाए गए हैं। आप देखो ओखली और मुसल कितने प्राचीन हैं। हड्डी और सींग से छैनी, छुरी, बर्मा, सुई, दांतों वाली कंघी, मछली का जाल बनने का सुआ, कांटेदार बर्छी, ये सब ये बनाए गए थे। इन उपकरणों को देखने से इस बात का अंदाज़ा लग जाता है कि नवपाषाण जो संस्कृति है उसमें अनेक शिल्पों का उदय हो रहा था। मिट्टी के बर्तन बनाने, उसे पकाने, रंगने, मिट्टी की मूर्तियाँ, खिलौने और आभूषण बनाने का ज्ञान भी इन लोगों ने प्राप्त कर लिया था। हड्डी और पत्थर से भी आभूषण बनाए गए। नवपाषाण युग में हुए आर्थिक परिवर्तनों ने सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन को भी प्रभावित किया। जनसंख्या में वृद्धि हुई, बड़ी संख्या में बस्तियां बसाई गई, श्रम विभाजन हुआ, पुरुष और स्त्री में विभेद जो था वो इसी समय से प्रकट होते हैं। विभिन्न व्यवसायों में दक्षता प्राप्त किए हुए व्यवसायियों का अलग अलग वर्ग तैयार होने लगा, जैसे कुम्हार, बढ़ई, कृषक। व्यक्तिगत संपत्ति की भावना का विकास हुआ, जिसने सामाजिक और आर्थिक असमानता को जन्म दिया। उत्पादन के कार्यों में पुरुष वर्ग ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाने लगा। फलतः धीरे धीरे मातृसत्तात्मक समाज का जो स्वरूप था वो अब पितृसत्तात्मक बनने लगा। समाजशास्त्रियों के अन्वेषणों से भी पता चलता है कि नवपाषाणिक जातियां कुल चिन्हों के आधार पर कबीलों में संगठित थी। ये नवपाषाणिक जातियों की बात कर रहे हैं हम। कबीले का मुखिया राजा के समान ही कार्य करता था, यद्यपि उसका जो पद था वो मनोनीत या निर्वाचित होता था। नवपाषाणिक मानव प्राकृतिक शक्तियों की पूजा करता था। मातृ देवी की भी पूजा होती थी। मंदिरों और पुरोहितों का अभ्युदय अभी नहीं हुआ था, किंतु जादूगरों का समाज और धर्म पर पूरा प्रभाव था। पुनर्जन्म में लोगों का विश्वास था। मृतकों को कब्र में दफनाकर उनके साथ उनकी ज़रूरत की वस्तुएं रख दी जाती थी। इस तरह नवपाषाण युग में ही सभ्यता के मूल तत्व प्राप्त होते हैं, जिनका विकास जो था वो धातु युग में हुआ। कृषि, पशुपालन, शिल्प, व्यवसाय इसी काल में विकसित हुए। आर्थिक परिवर्तनों ने सामाजिक परिवर्तन भी ला दिए। कबीले, समाज, परिवार, पितृसत्तात्मक तत्व, व्यक्तिगत संपत्ति की भावना का उदय इसी काल में हुआ। शासन का प्रारंभिक स्वरूप देखने को हमें मिलता है। धर्म के प्रति लोगों की बढ़ती आस्था, जादू टोना इत्यादि का प्रभाव भी हमें नवपाषाण काल से ही मिलता है। इन परिवर्तनों का मानव सभ्यता के विकास में बहुत बड़ा योगदान था। आगे चलकर धातु युग में इनकी और अधिक प्रगति हुई तथा मानव अब बर्बर से यानी जंगली से सभ्य बन सका। तो वस्तुतः नवपाषाणिक ग्राम संस्कृतियों ने ही कांस्य युगीन शहरी सभ्यताओं के उदय का मार्ग प्रशस्त किया। तो ये था भारतीय प्रागैतिहासिक संस्कृतियों का सर्वेक्षण। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।